एक बार की बात है, जबलपुर गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुमन और अपने बेटे मोहित के साथ रहता था। वह सब्जी बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था, लेकिन उनका घर बड़ी मुश्किल से चल पाता था। कभी कभी तो उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं होते थे। उसका लड़का मोहित लालची किस्म का लड़का था। वह समय के साथ सयाना होता जा रहा था। आवारागर्दी और लोगों को परेशान करना तो मानो उसकी रोज की आदत बन गई थी। वो अपने माँ बाप के सहारे के बजाय उनका सर दर्द बनता जा रहा था। पर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। वह फिर भी उसकी हर जरूरत पूरी करते थे। एक दिन सुबह सुमन सुरेश को कहती है, सुनो जी, कल मोहित के कॉलेज में फीस जमा कराने की आखिरी तारीख है, नहीं तो वह उसे कॉलेज से निकाल देंगे। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ और आज मैं ज्यादा देर तक सब्जियां बेचूंगा और देखता हूँ कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाए। बस सुरेश यह कहते ही अपनी घोड़ा गाड़ी पर सब्जी रखकर निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते सुरेश अपने मन में सोचता है, हे भगवान, आज मेरी सारी सब्जियां बिकवा देना, तभी मेरे बेटे की कॉलेज की फीस जमा हो पाएगी। सुरेश को सब्जी बेचते बेचते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी आधी सब्जियां भी नहीं बिकी थी। वह बहुत ही निराश हो जाता है और अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी वह रास्ते में एक मंदिर पर रुक जाता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं अपने बेटे की फीस कैसे भरूंगा? मेरी मदद कीजिए। तभी वहां से एक बाबा गुजर रहे थे। सुरेश को रोता देखकर वे उसके पास आते हैं। बम 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 बोले, क्या हुआ बालक, क्यों रो रहे हो? बाबा, कल मुझे अपने बेटे की फीस जमा करनी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसकी फीस जमा कर सकूं। इतनी सी बात के लिए क्यों रोता है बालक? ये ले छड़ी, ये एक जादुई छड़ी है। इस छड़ी से तू जो भी मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा, परंतु ध्यान रखना, इसे किसी लालची व्यक्ति के हाथ में मत देना। अगर ये गलती से किसी लालची व्यक्ति के हाथ में आ गई तो ये छड़ी उसी समय टूट जाएगी और पूरे शरीर में दर्द शुरू हो जाएगा। सुरेश बाबा से वो छड़ी ले लेता है और बाबा यह कहते ही वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही सुरेश घर पहुंचता है, वो उस छड़ी को निकालता है और उसे कहता है, ए जादुई छड़ी, मेरे बेटे की कॉलेज की फीस के लिए पैसे दे। तभी उसके सामने पैसे आ जाते हैं और उन पैसों को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और सुमन को बुलाता है। अजी सुनती हो? जल्दी आओ, देखो तुम्हें कुछ दिखाना है। सुमन भी पैसों को देखकर बहुत खुश होती है और सुरेश से कहती है, हाँ, अरे वाह, पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ? सुरेश सुमन को सारी बातें बता देता है कि कैसे उसे जादुई छड़ी मिली। अगले दिन सुरेश उस छड़ी का फिर से इस्तेमाल करता है। ए जादुई छड़ी, मेरी सारी सब्जियां बिक जाएं। तभी सुरेश से सब्जी लेने वालों की भीड़ लग जाती है और कुछ ही मिनटों में उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। आज उसकी बहुत ज्यादा कमाई हुई थी। ऐसा वह रोज रोज करने लगा और धीरे धीरे उनके घर की हालत भी सुधरने लगी थी। सुरेश ने अब बाजार में अपनी दुकान भी खरीद ली थी। धीरे धीरे उसका व्यापार भी बढ़ता जा रहा था। ज्यादा पैसे आने की वजह से मोहित और भी ज्यादा आवारागर्दी और दूसरों को परेशान करने लगा था। वे सुमन से पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ सारे पैसे उड़ा देता था। मम्मी, और पैसे दो ना, इतने पैसों में मेरा कुछ नहीं होता। बेटा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और तुम रोज इतने पैसे मुझसे लेकर चंद मिनटों में उड़ा देते हो। पर माँ तो माँ होती है, वो मोहित को ज्यादा पैसे दे देती है।
पर यह बात उसे अच्छी नहीं लगती। वो इस बारे में सुरेश को भी बताती है, पर सुरेश उसकी बात को अनसुना कर देता है। एक दिन सुमन और सुरेश उस जादुई छड़ी के बारे में बात कर रहे थे कि तभी मोहित उनकी सारी बात सुन लेता है और उसे जादुई छड़ी के बारे में पता चल जाता है। मोहित अपने मन में सोचता है, अच्छा, ये जादुई छड़ी की वजह से पापा अमीर हुए हैं। अगर ये छड़ी मेरे हाथ लग जाए तो मैं उनसे भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और जितने ज्यादा पैसे उतने ही ज्यादा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करूंगा। यह सोचते ही मोहित वहां से चला जाता है और जैसे ही रात होती है वो सुरेश और सुमन के सोने के बाद उनके कमरे में चुपके से आता है और जादुई छड़ी को इधर उधर ढूंढने लगता है। वह जैसे ही अलमारी खोलता है उसे जादुई छड़ी मिल जाती है। वह जादुई छड़ी को पकड़कर जैसे ही कहता है, ए जादुई छड़ी, मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे। वैसे छड़ी अचानक टूट जाती है और मोहित के सारे शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मम्मी पापा मुझे बचाओ, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी बचाओ मुझे, कुछ करो प्लीज प्लीज। सुरेश और सुमन मोहित की आवाज सुनकर उठ जाते हैं। सुरेश जैसे ही उस टूटी छड़ी को देखता है उसे बाबा की बात याद आ जाती है और वह समझ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुरेश मोहित को लेकर उस बाबा के पास जाता है और उन्हें सब बता देता है। बाबा सुरेश की बात सुनकर कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इसे किसी लालची इंसान के हाथ में मत आने देना। ये सब लालच की वजह से हुआ है। इसका दर्द ठीक करने का एक ही उपाय है, इसे अब से तुम्हारे साथ काम में मदद करना होगा। अगर इसने किसी को फिर से परेशान करने की कोशिश की तो इसका दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। बस फिर क्या, सुरेश का व्यापार उस छड़ी की वजह से कम हो गया। मगर तब से मोहित सुधर गया और अपने पिता का हाथ बटाने लगा और उसने दूसरों को परेशान करना भी बंद कर दिया। पुराने समय की बात है। रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी बेटी वैशाली के साथ रहता था। रामू अब बूढ़ा हो चला था। उसे अपनी जवान बेटी की चिंता रहती थी। पिताजी, दवा पी लीजिए। बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं बीमार होने के कारण तेरे लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कितने साल से मैं लोगों के घरों पर नौकर के रूप में काम करता रहा। अगर उसी समय मैंने तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ लिया होता तो बहुत बढ़िया रहता। पिताजी, आप मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैं शादी नहीं करना चाहती और आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। एक दिन वैशाली कुएं पर पानी भरने गई। जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि रामू की सांस नहीं चल रही है। पिताजी, पिताजी आंखें खोलिए। आप इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी। रामू के बगल में एक पगड़ी रखी हुई थी और पगड़ी के नीचे एक पत्र था। भाग्यशाली पत्र पढ़ती है। बेटी, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी इकलौती पूंजी ये जादुई पगड़ी है। इसे ही मैं तेरे लिए छोड़े जा रहा हूँ। इसे पहनकर तुम अपना रूप बदल सकती हो, लेकिन केवल मुसीबत के समय ही इसका इस्तेमाल करना। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि इस जादुई पगड़ी का असर केवल दिन में ही रहता है। हे जादुई पगड़ी, मुझे अपने पिता जैसा बना दे। वैशाली रामू बन जाती है। कुछ दिनों बाद वैशाली के घर में अनाज समाप्त हो गया। उसके पास पैसे भी नहीं थे। अब मैं क्या करूं? ये जादुई पगड़ी तो केवल रूप बदल सकती है, पैसे तो दे नहीं सकती। मुझे कहीं नौकरी ढूंढने जाना चाहिए, लेकिन एक लड़की को कौन नौकरी देगा? इसलिए मैं लड़के का रूप धारण कर लेती हूँ।
वैशाली एक लड़के का रूप धारण करती है और नौकरी की तलाश में निकल पड़ती है। वैशाली घूमते घूमते सीतानगर पहुंच गई। सुनिए, क्या आपको नौकरी के लिए किसी आदमी की जरूरत है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वैशाली नहीं, विशाल है। वैशाली को एक बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी के पास नौकरी मिल जाती है। वैशाली बहुत मेहनत से काम करती और दुकान पर आने वाले ग्राहकों से बहुत सम्मान के साथ पेश आती। जब से विशाल दुकान पर आया है, मेरा धंधा काफी बढ़ गया है। इसकी पगार दुगनी कर देता हूँ। वैशाली बहुत ध्यान से सूरज डूबने से पहले ही दुकान छोड़कर घर आ जाती थी, क्योंकि सूरज डूबते ही पगड़ी का असर खत्म हो जाता और वह अपने असली लड़की रूप में आ जाती थी। कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चलता रहा। वैशाली अच्छे पैसे कमा रही थी, लेकिन गड़बड़ तब शुरू हुई जब व्यापारी की बेटी विशाल को चाहने लगी। व्यापारी की बेटी संध्या दुकान पर अपने पिताजी को खाना पहुंचाने आती थी। विशाल, क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ, मैं घर से ही खाना खाकर आता हूँ और फिर सीधे लौटकर घर पर ही खाता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी खाना बनाकर ला सकती हूँ। क्या तुम आज मेरे साथ हमारा घर देखने चलोगे? नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने वाली है। चले जाओ विशाल, ग्राहकों को मैं संभाल लूंगा। व्यापारी भी चाहता था कि विशाल की शादी उसकी बेटी से हो जाए। उस दिन वैशाली को संध्या के साथ उसके घर घूमने जाना पड़ा। व्यापारी का घर बहुत बड़ा था। घूमते घूमते वैशाली को वहाँ शाम हो गई। सूरज बस डूबने ही वाला था। अब मुझे जाना होगा। लेकिन तुमने अभी पूरा घर नहीं घूमा। मैं फिर कभी आ जाऊंगा, अभी मुझे जाना होगा। तुम रात में यहीं रुक सकते हो। नहीं, मुझे जाना ही होगा। वैशाली वहाँ से भाग गई और सीधे अपने घर आकर रुकी। हे भगवान, आज तो बाल बाल बचे। वैशाली को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह खुद एक लड़की थी, इसलिए यह संभव नहीं था कि वह व्यापारी की बेटी से शादी कर लेती, और अगर वो व्यापारी को सच्चाई बताती है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। नौकरी तो मैं नहीं छोड़ सकती, और अगर व्यापारी ने शादी के लिए पूछा तो कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। व्यापारी जब भी वैशाली यानी विशाल से शादी की बात करता, वैशाली किसी न किसी बहाने बात को टाल देती। एक दिन व्यापारी ने अपनी बेटी से कहा, ये विशाल अपने बारे में कुछ बताता क्यों नहीं और खुद से जुड़ी कोई भी बात स्पष्ट क्यों नहीं करता? आज शाम को तुम इसके पीछे जाना और पता करना कि ये कहाँ रहता है। उस शाम संध्या विशाल के पीछे पीछे जाती है और वह उसे रूप बदलते हुए देख लेती है। संध्या का दिल टूट जाता है। वह सारी बात जाकर अपने पिताजी को बता देती है। ये कैसे हो सकता है? अगले दिन वैशाली जब विशाल के रूप में दुकान पर पहुंची तो व्यापारी ने उससे कहा, तुम कौन हो, लड़की या लड़का? सही सही बताओ, वरना धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगा। वैशाली पगड़ी उतारकर अपने असली रूप में आ जाती है और रोने लगती है। मैं लड़की हूँ, लड़कियों को कोई नौकरी नहीं देता, इसलिए पैसे कमाने के लिए मैंने लड़के का रूप धारण किया। मेरे पिताजी ने ये जादुई पगड़ी मुझे दी थी। कृपया मुझे काम से मत निकालिए, मेरे घर पर कोई नहीं है। इतने दिनों से तुम हम दोनों को उल्लू बनाती रही। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं ये समझ लेता हूँ कि आज से मेरी एक नहीं बल्कि 2 बेटियां हैं। लेकिन अब इस जादुई पगड़ी का इस्तेमाल मत करना।